हेलो दोस्तों, क्या हाल है और वेलकम टू लॉयर एकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं BNSS एम मॉक टेस्ट 8। इससे पहले 7 देख चुके हैं सारे के सारे। तो अगर आप लोग IBPS SO जुडिशरी या फिर EIB की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 1। The power under section 163 BNSS is commonly used by authorities to BNSS धारा 163 की शक्ति का उपयोग प्रशासन आमतौर पर किसके लिए करता है? इम्पोज कर्फ्यूज एंड प्रोहिबिट अनलॉफुल असेंबलीज इन अर्जेंट सिचुएशंस, या फिर ग्रांट बेल, या रजिस्टर FIR, या फिर ट्राई क्रिमिनल केसेस। आई होप सबको पता होगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा इम्पोज कर्फ्यूज एंड प्रोहिबिट्स, जिसको धारा 144 कहते थे, अब 163 हो गई। ठीक है, BNSS में याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस इन्वॉल्विंग करंट द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस under BNSS when a high court itself passes a sentence of death, the execution process is distinct from cases where the sentence करंट से जुड़े एक मामले में स्थिति उत्पन्न होती है। BNSS के अंतर्गत जब उच्च न्यायालय स्वयं मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो यह क्रियान्वयन प्रक्रिया किस स्थिति से अलग है? तो ये अलग किससे है? was passed by a session court and requires separate confirmation, या फिर involves a fine only, या is for a bill of available offense, या फिर is passed by a magistrate। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं आंसर। तो ये है वॉच पास्ड बाय सेशन कोर्ट, क्योंकि जब सेशन कोर्ट पास करते हैं सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, तो फिर हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए जाते हैं। बट जब हाई कोर्ट ने हमारे पास किया तो फिर कौन सा कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 176(1) BNSS in relation to an offense of rape, the victim's statement must be recorded at BNSS धारा 176(1) के अंतर्गत बलात्कार के मामले में पीड़िता का बयान कहाँ दर्ज किया जाना चाहिए? तो हर रेजिडेंस और अ प्लेस ऑफ हर चॉइस, या फिर ओनली एट पुलिस स्टेशन, या फिर ओपन ओनली इन ओपन कोर्ट, या फिर ओनली एट अ हॉस्पिटल। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। BNSS आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग तो। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। तो पीड़िता जो है उसके घर पर, या फिर उसकी जो इच्छा है उस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर BNSS रिगार्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कोर्ट्स हैव held that the under trial release benefit under BNSS applies। BNSS के अंतर्गत पूर्व व्यापी प्रभाव के संबंध में न्यायालय ने माना है कि अंतर्गत अंडर ट्रायल रिहाई का लाभ किस पर लागू होता है? ओनली टू केसेस रजिस्टर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2024, या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्लूडिंग टू केस रजिस्टर्ड बिफोर 1 जुलाई 2024, या फिर ओनली टू सी केसेस इन टैली, या फिर नेवर टू एनी पेंडिंग केसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी जो कानून होता है वो किस पर लागू होता है, कैसे केसेस पर, तो आप कहोगे कि अ, जो भविष्य में आने वाले केसेस हैं तब पर। लेकिन इसका आंसर आपका गलत होगा। तो क्योंकि आंसर इसका ये है कि रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा। क्यों? क्योंकि जो 2024 से पहले जो प्रिजनर वो भी आ रहे हैं, और जो यहाँ से बनेंगे वो भी आ रहे हैं। तो जो लॉ है वो दोनों पर ही लागू होगा। अंडर ट्रायल में अगर चल रहा है, इनका ट्रायल चल रहा है वो भी, और इनका ट्रायल चलेगा वो भी, तो सभी को अधिकार होगा। किस चीज का अधिकार होगा? एप्लीकेशन का देने का, ताकि उनको जो है रिलीज में बेनिफिट मिल जाए। ओके, आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 2G BNSS इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर में धारा BNSS धारा 2G के अनुसार अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो अरेस्ट विदाउट अ वारंट, या फिर अरेस्ट ओनली विद अ मजिस्ट्रेट्स प्रायर ऑर्डर, या फिर नेवर अरेस्ट द अक्यूज्ड, या अरेस्ट ओनली विद अ कोर्ट वारंट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। तो 2G में कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने पढ़ा भी होगा क्या है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है, वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
Under BNSS, no police officer or person in authority shall offer to a person under investigation any। बीएनएसएस के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को क्या नहीं दे सकता? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, या फिर लीगल एड, या फिर फूड एंड वाटर, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, आई होप सबको पता होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई तू अपना सजा कबूल कर ले, मैं तेरी सजा कम करा दूंगा, या फिर सरकारी गवाह बन जाए, ये सारी चीजें नहीं दे सकते भाई। जो सजा है वो मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हें कोई धमका रहा है, डरा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेक्शन 479 बीएनएसएस करस्पॉन्ड्स टू विच सेक्शन ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी? बीएनएसएस धारा 479 पुरानी सीआरपीसी की किस धारा के समान है? सेक्शन 436 ए सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 437 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 438 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 439 सीआरपीसी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है हमारी सेक्शन 436 ए सीआरपीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड सच एज थ्रू अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज डील्ड विद द बिट टू हेल्प। बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जैसे टेस्ट पहचान पर परेड द्वारा किस उद्देश्य से की जा सकती है? कन्फर्म वेदर द अरेस्टेड पर्सन इज इंडीड द ऑफेंडर आइडेंटिफाइड बाय विटनेस, या फिर डिटरमाइन द पर्सन रिलीजन, या असाइन अ न्यू नेम टू द पर्सन, या फिर कैलकुलेट द पर्सन इनकम टैक्स। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये है कंफर्म करना पड़ता है, होता है कि अक्यूज यही है या फिर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन केस इन्वॉल्विंग विक्रम द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेज अंडर बीएनएसएस। गुड बिहेवियर बॉन्ड्स अंडर चैप्टर 9 may be sought from persons including habitual offenders and those suspected of। विक्रम से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है। बीएनएसएस के अंतर्गत अध्याय 9 के सदाचार बॉन्ड आदतन अपराधियों के अलावा किन व्यक्तियों से मांगे जा सकते हैं? तो लिविंग बाय डिसऑनेस्ट और अनलॉफुल मीन्स उससे, या फिर अटेंडिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, या फिर सिंपली बीइंग अनएम्प्लॉयड, या फिर वोटिंग इन इलेक्शंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है लिविंग बाय डिसऑनेस्ट और अनलॉफुल मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 163 बीएनएसएस एन ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर में बी इशूड बाय। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर और स्पेशली एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या दूसरा ऑप्शन है एनी पुलिस कांस्टेबल, या फिर असेशन जज, या द हाई कोर्ट ओनली। तो धारा 163 बीएनएसएस और 144 सीआरपीसी का ऑर्डर कौन दे सकता है, बताइए। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो आंसर देखिए क्या है इसका। तो हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, या फिर कोई स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। ठीक है, जो पावर, जिसको पावर दे रखी है 163 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस द ऑफिसर इन चार्ज मस्ट फॉरवर्ड डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट। बीएनएसएस के अंतर्गत थाना प्रभारी को असंज्ञेय अपराधों की डेली डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को कितनी बार भेजनी होती है? तो वंस एवरी 14 डेज, या फिर वंस अ ईयर, या ओनली व्हेन डिमांडेड, या फिर नेवर रिक्वायर्ड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हमारा 14 दिनों में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस वंस अ मजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू ट्राई एन ऑफेंस समरीली अंडर द एक्सटेंडेड 3 ईयर पावर, दिस डिसीजन इज। बीएनएसएस के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट
विस्तारित 3 वर्ष शक्ति के तहत संक्षिप्त विचारण का निर्णय लेता है, तो यह निर्णय कैसा होता है? नॉट एक्सेप्टेबल या फिर अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, या सब्जेक्ट टू अ फ्रेश ट्रायल ऑटोमेटिकली, या फिर रिव्यूड बाय अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये नॉट अपीलेबल होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी है, वो संक्षिप्त करना चाहते हैं विचारण या फिर विस्तार में करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 483 बीएनएसएस करस्पॉन्ड टू विच सेक्शन ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी? बीएनएसएस की धारा 483 पुरानी सीआरपीसी की किस धारा के समान है? 437 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 438 सीआरपीसी, या सेक्शन 439 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 440 सीआरपीसी। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग, मेमोरी पे रिकॉल कीजिए। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा 439 सीआरपीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस इन्वॉल्विंग राहुल द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस अंडर बीएनएसएस रिक्वायरिंग द मेडिको लीगल रिपोर्ट टू बी फॉरवर्डेड विदाउट डिले प्राइमरी हेल्प टू। राहुल से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत मेडिको लीगल रिपोर्ट को बिना देरी के भेजने की आवश्यकता मुख्यतः किस में मदद करती है? तो प्रिजर्व फॉरेंसिक एविडेंस बिफोर इट डिग्रेड्स एंड स्पीड अप इन्वेस्टिगेशन, या फिर इंक्रीज पेपर वर्क अननेसेसरी, या डिले द ट्रायल, या फिर बेनिफिट ओनली द डिफेंस लॉयर। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, चलिए आंसर देते हैं। तो ये है प्रिजर्व फॉरेंसिक एविडेंस और फिर स्पीड कर अप इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ केस इन्वॉल्विंग मीरा the following situation arises under chapter 9 BNSS if a person fails to execute the bond required for keeping the peace, the consequence may be। मीरा से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस अध्याय 9 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति शांति बनाए रखने हेतु आवश्यक बॉन्ड निष्पादित नहीं करता तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? डिटेंशन इन प्रिजन अंटिल द बॉन्ड इज फर्निश्ड और द पीरियड एक्सपायर्स, या फिर नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल, या फिर ऑटोमेटिक अक्विटल, या फिर अ कैश रिवॉर्ड। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लोग ने तो देख ही लिया होगा, आपको पता ही होगा। तो ये होता है हमारा डिटेंशन इन प्रिजन अंटिल द बॉन्ड इज फर्निश्ड और द पीरियड एक्सपायर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस द रिकॉर्डिंग ऑफ अ रेप विक्टिम स्टेटमेंट शुड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ। बीएनएसएस के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता का बयान किसकी उपस्थिति में दर्ज होना चाहिए? तो हर पेरेंट्स, गार्जियन, नियर रिलेटिव और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, या फिर अक्यूज्ड ओनली, या द प्रेस, या फिर नो वन एल्स इज अलाउड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है उसके पेरेंट्स के सामने, या फिर गार्जियन, या फिर कोई नए रिलेटिव हो, या फिर सोशल वर्कर हो कोई लोकेलिटी का। ठीक है, उसके सामने उसकी उपस्थिति में दर्ज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्जुन हैज बीन absconding to avoid a court warrant and the police cannot locate them. Under BNSS, provisions on proclamation of a person as an absolute absconder appear in which part of the chapter 6? अर्जुन न्यायालय के वारंट से बचने के लिए फरार है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। बीएनएसएस के अंतर्गत किसी व्यक्ति को फरार घोषित करने संबंधी प्रावधान अध्याय 6 के किस भाग में है? तो द पार्ट रिलेटिंग टू द प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, या फिर द पार्ट रिलेटिंग टू सर्च वारंट, या फिर द पार्ट रिलेटिंग टू समन्स, या फिर द पार्ट रिलेटिंग टू वारंट। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, बढ़िया, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये है द पार्ट रिलेटिंग टू प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए इसको छोड़ देते हैं, खराब हो गया है। तो अंडर सेक्शन 395 बीएनएसएस व्हेन पासिंग जजमेंट a court may order the accused to pay।
बीएनएसएस धारा 395 के अंतर्गत निर्णय सुनाते समय न्यायालय अभियुक्त को क्या भुगतान करने का आदेश दे सकता है? तो कंपनसेशन टू द विक्टिम फॉर लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द ऑफेंस, या फिर अ बोनस टू द पुलिस ऑफिसर पुलिस, या फिर अ डोनेशन टू चैरिटी ऑफ द कोर्ट चॉइस, या फिर नथिंग बियॉन्ड द सेंटेंस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो ये है हमारा कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम फॉर लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस वारंट्स फॉर द लेवाई ऑफ अ फाइन अंडर बीएनएसएस आर टिपिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स। बीएनएसएस के अंतर्गत के तहत जुर्माना वसूली के वारंट सामंतक की ओर निर्देशित होते हैं। तो अटैचमेंट एंड सेल ऑफ कन्विक्ट्स मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी, या फिर अरेस्ट ऑफ विक्टिम, या फिर कैंसिलेशन ऑफ द ट्रायल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दिए आप लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द कन्विक्ट्स मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेज सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द सुप्रीम कोर्ट गिव कैटेगराइज्ड गाइडलाइंस टू streamline bail decisions and reduced under trial overcrowding, directly inspiring which BNSS provision on under trial release। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले को सुव्यवस्थित करने हेतु दिशा निर्देश दिए, जिसने बीएनएसएस के किस प्रावधान को सीधे प्रेरित किया? तो ऑप्शन ए सेक्शन 479, या प्रोएक्टिव रिलीज ऑफ एलिजिबल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, या फिर सेक्शन 4173 एफआईआर रजिस्ट्रेशन, या सेक्शन 144 मेंटेनेंस, या फिर सेक्शन 356 ट्रायल इन एब्सेंशिया। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, वो यही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 2I बीएनएसएस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ बीएनएसएस 2I के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किन माध्यमों से किए गए संचार को शामिल करता है? ओनली अ टेलीफोन, ओनली अ कंप्यूटर, या फिर टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा एंड सिमिलर डिवाइसेस, या फिर ओनली पोस्टल मेल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। आप तो इतने स्मार्ट बच्चे तो हो कि आप इसका आंसर तो दे ही सकते हो। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमारा टेलीफोन, मोबाइल, इन सबसे जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बीएनएसएस बोथ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस चैप्टर 9 एंड प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट चैप्टर 6 आर एग्जांपल्स ऑफ। बीएनएसएस के अंतर्गत शांति हेतु प्रतिभूति अध्याय 9 और उद्घोषणा और कुर्की अध्याय 6 दोनों किसके उदाहरण हैं? तो प्रिवेंटिंग एंड कोअर्सिव मेजर्स यूज्ड बाय कोर्ट्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ, या फिर पनिशमेंट्स imposed only after conviction, या फिर सिविल रेमेडीज आर रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ, या फिर प्रोविजंस दैट अप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफिसर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2H बीएनएसएस अ पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोजिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डीम्ड टू बी बीएनएसएस धारा 2H के स्पष्टीकरण के अनुसार जांच के बाद असंज्ञेय अपराध बताने वाली पुलिस रिपोर्ट क्या मानी जाती है? तो एन एफआईआर, अ कंप्लेंट विद द पुलिस ऑफिसर डीम्ड द कंप्लेनेंट, या फिर चार्जशीट, या फिर समन्स। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है, अ कंप्लेंट विद द पुलिस ऑफिसर डीम्ड द कंप्लेनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो सेक्शन 356 बीएनएसएस अप्लाइज टू अ पर्सन हु, बीएनएसएस धारा 356 किस व्यक्ति पर लागू होती है? हैज बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड एब्सकॉन्डेड विद नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट, या फिर इज ऑन बेल एंड अटेंडिंग कोर्ट, या फिर इज अ फर्स्ट टाइम माइनर ऑफेंडर,
या फिर इज अ विटनेस इन द केस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हैज बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड एब्सकॉन्डेड विद नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, अब बताना है आपको 25 में से आपके कितने आंसर सही गए। ठीक है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएस तो हमारे पास कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल है। ठीक है, जिसमें इन तीनों के लिए ही नोट्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए, एआईबी के लिए। ठीक है, ये सब कितने में मिलेगा? जस्ट 399 में मिलेगा, एक रिचार्ज के बराबर रुपयों में। जस्ट आपको क्यूआर स्कैन करना है या फिर इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, भेजना है। उसके बाद में आपको 1 से 2 घंटे में मटेरियल मिल जाएगा। ओके, बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो इसी नंबर पर पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।